आपातकाल यानी इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे। 25-26 जून की रात को 1975 इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। इसकी तरह तरह से व्याख्या की जाती है। किसी के लिए अंधकार युग था, काला दिन था, तमाम तरह की चर्चा है। लेकिन वाकई एक ही व्याख्या हो सकती है किसी घटना की? मैं समझता हूं नहीं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आपातकाल की दलित व्याख्या क्या, क्यों लगानी पड़ी इंदिरा गांधी को आपातकाल? सीरीज पूरा आज अम्बेडकरनामा पर यही चलेगा। बैंक का नेशनलाइजेशन, उसके बाद प्रिवी पर्स का खत्म होना, जमींदारी उन्मूलन, ये तमाम घटनाएं थी। इसके अलावा बांग्लादेश का बनना ये भी महत्वपूर्ण था। इलाहाबाद हाई कोर्ट 12 तारीख इंदिरा गांधी केस हार गई, ये सब पता होगा। इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 24 तारीख को फैसला आया, 24 जून को, और उसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक विद्रोह हुआ। रामलीला ग्राउंड में सभा लगी, देश भर में विद्रोह हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, क्योंकि इंदिरा गांधी को रीइंस्टेट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप तब तक बनी रहेंगी जब तक कि फैसला नहीं आ जाए। अभी आप पिछले कई वर्षों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट से वैसे आए हैं जो कि गैर संवैधानिक हैं, फिर भी किसी ने विद्रोह नहीं किया, उसके खिलाफ लोगों को भड़काया नहीं, सड़क पे नहीं आया, रामलीला ग्राउंड नहीं पहुंचे। लेकिन कौन सी ताकतें थी और क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भड़का रही थी? अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद अगर उनके पक्ष में नहीं होता, मान लीजिए कि फैसला नहीं आता या उल्टा फैसला आता, तब इमरजेंसी लगता, तब उसकी अलग व्याख्या होती। लेकिन सोचिए कौन लोग थे इसके पीछे। फैसला इंदिरा गांधी के पक्ष में था, उसके खिलाफ विद्रोह हुआ, इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए लगाई गई इमरजेंसी। बहरहाल ये तो बैकग्राउंड है। आखिर दलित पर्सपेक्टिव से आपातकाल को कैसे देखा जाए? वाकई दलितों के लिए काला दिन था या पीला दिन था? कौन सा दिन था? इसी पे चर्चा होगी। चंद्रभान जी हमारे साथ हैं, दलित चिंतक हैं और इमरजेंसी पे इन्होंने लिखा भी है, अखबारों में लेख लिखे हैं। तो आज इनसे फिर समझेंगे कि इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए, एक दलित उसको कैसे याद करे। चंद्रभान जी, जब इमरजेंसी के 25 साल पूरे हो गए थे जी, तो पूरे देश के अखबारों ने स्पेशल सप्लीमेंट्स निकाले। तमाम इंटेलेक्चुअल्स ने इंदिरा गांधी को के खिलाफ जो है लेख लिखे। पायनियर अखबार भी शुरू लेख लिखा। अच्छा, जिसमें आप लिखते थे? हाँ, दलित डायरी। हाँ, एक स्पेशल सप्लीमेंट लाए चंदन मित्रा साहब। अच्छा, तो मैं जाके उनसे भिड़ गया उनके ऑफिस में। मैंने कहा एक तरफा बात है, मुझसे क्यों नहीं कहा गया इसमें मेरा व्यू पॉइंट, आपका क्या व्यू पॉइंट, बाकी लोगों से अलग है क्या? मैंने कहा अरे इमरजेंसी वाज गोल्डन डेज फॉर दलित। हाउ? तो बताया, तो बोले कि आप आर्टिकल कल ही लिखिए। तो 2 पार्ट आर्टिकल लिखा मैं। फर्स्ट पार्ट एडिट पेज पर आया, इमरजेंसी गोल्डन डेज कम अगेन। नेक्स्ट पार्ट में जयप्रकाश नारायण के खिलाफ आया। तो बहुत उस पर चर्चा हुई। तो डॉक्टर साहब ये देखिए, मैं इसको सामान्य शब्दों में कहता हूँ, इमरजेंसी की वजह दलित दामाद थे। अच्छा, ये अलग पर्सपेक्टिव है। अलग का ये असली पर्सपेक्टिव है। अच्छा, असली है। चलिए, कैसे? सरकारी दामाद जिन्होंने हाई स्कूल 1975 या 74 या 73 में हाई स्कूल की परीक्षा दी होगी। 1975 में इमरजेंसी लागू हुई, 74 तक। हाँ, उन्हें यह मालूम होगा कि दलितों को मजाक में सर्व समाज के लोग सरकारी दामाद कहते थे। तमिलनाडु में बोलते थे सरकारी ब्राह्मण। पता नहीं ऐसी कौन सी मशीनरी थी कि पूरे देश में हर भाषा में अलग अलग दलितों को एक टीज किया जाता था। हाँ, टाइटल दी गई, ये सरकारी दामाद है। अब उसकी व्याख्या देखिए। 1950-51 में जमींदारी उन्मूलन हुआ। तो जमींदारी उन्मूलन से जमींदारों का नाश हुआ। इसके मुख्य बेनिफिशियरी किसान ओबीसी थे।
क्योंकि वो टेनेंट थे जी। दलित थोड़े बहुत थे। फिर 1960 का लैंड सीलिंग एक्ट आया, क्योंकि बहुत सारे जमींदार कुत्ते बिल्लियों के नाम पर जमीन छिपा लिए थे। फिर इंदिरा गांधी आई तो लोगों ने कहा अभी भी बहुत जमीन छिपी हुई है। तो 1972 में इन्होंने एक बड़ा लैंड सीलिंग एक्ट 1972 लाया, उसी बीच चकबंदी चल रही थी। तो पहला एक्ट तो एक 67 में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो उससे अपर कास्ट, सवर्ण या द्विज, हर बनिया को लगता था कि हमारा ही बैंक चला गया। हर बनिया को लगता था। तो एक अलग किस्म का इकोसिस्टम शुरू हो रहा है, क्योंकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सबसे बड़ा फायदा गरीब और दलितों को हुआ। हजारों हजार दलित बैंकों में नौकरी में गए, लोन मिलना थोड़ा इजी हुआ। लोग नौकरी के लिए मिल नहीं रहे थे, लोग लोन मिलना आसान हो गया। बाद में उन्हीं बैंक से स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हुई। तो टोन तो 67 में वो हो गया था, एजेंडा सेट हो गया था। हाँ, कि कुछ इंदिरा गांधी कुछ अलग कर रही हैं। मैं आपको 3 उदाहरण आपके सामने दूंगा। दलित दामाद ये क्यों बने। 10 जुलाई 2012 को इंदर मल्होत्रा साहब ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है, जो अभी भी इंटरनेट पर अवेलेबल है। अच्छा। उसकी टाइटल है स्वेलिंग ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन को स्वेलो करना पड़ रहा है इंडिया को, पचा जाना। आपको याद होगा 1950 में 1955-56 से भारत में करीब 15 साल तक कंटिन्यूअस सूखा पड़ता रहा। तो नेहरू जी अमेरिका के पास गए और उन्होंने अपनी समस्या बताई। तो अमेरिका ने PL 480 एक योजना बनाई थी गेहूं के लिए। हाँ, जो गरीब देश हैं, जहाँ पर लोगों को भुखमरी का शिकार होना पड़ रहा है, उनको वो गेहूं देंगे। अब इंडिया के पास डॉलर नहीं थे पेमेंट करने के लिए। तो नेहरू जी ने कहा कि हमारे पास तो डॉलर नहीं है। उन्होंने कहा आप रुपए में दो, रुपए में पेमेंट करो, आपका वो रुपया इंडियन एम्बेसी के काम आएगा। फिर जहाज का किराया देने के लिए डॉलर नहीं है, चलो वो भी माफ है। तो उस समय गेहूं कनाडा के पास था, अमेरिका के पास था, ऑस्ट्रेलिया के पास था, थोड़ा बहुत रूस के पास भी था। रूस तो खैर वैसे ही बर्बाद हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो अमेरिका से गेहूं आता रहा। फिर जब इंदिरा गांधी सत्ता में आई तो अमेरिका गई, तो इन्होंने बहुत मतलब 10 गुना का मतलब 1000% गेहूं का जो आयात शुरू कर दिया। और तमाम उस गेहूं के बारे में लोग कहने लगे कि ये सुअर, जो अमेरिका में जो सुअर के लिए गेहूं है, वो यहाँ पर आता है। बहुत सारे दलितों ने पहली बार गेहूं की रोटी खाई। अच्छा। और दलितों को तो ऑलमोस्ट फ्री में मिल रहा था। तो स्वेलिंग ह्यूमिलिएशन में लिखा है इन्होंने, इंदर मल्होत्रा ने, कि किस तरह से इंदिरा गांधी को अमेरिका की डांट खानी पड़ती थी, फिर भी इंदिरा गांधी लड़ जाती थी। तो बॉम्बे के कुछ अमीर लोग आए इंदिरा गांधी से मिलने के लिए, इलीट तबका, और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में हमारी हंसी हो रही है, कि हम अमेरिका के गेहूं पर पूरा देश निर्भर है। तो अच्छा, सुनती रही, फिर वो चले गए अपनी बात रख करके। तो वहीं कोई पत्रकार बैठा था, उसको कोट करते हुए इंदर मल्होत्रा कह रहे हैं, इंदिरा गांधी ने कहा, अरे भूखमरी से ये लोग तो मरेंगे नहीं, मरेंगे तो गरीब लोग। तो एक तो पहली बार मुख्य धारा के लोगों ने दलितों को गेहूं खाते देखा, चाहे जैसा भी सड़ा गला गेहूं हो। अमेरिका वाला गेहूं था, मक्का था, बजरी भी आती थी। फिर ये जो उन्हीं दुकानों से, राशन की दुकानों से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से दलितों को कपड़े भी सस्ते भाव पे मिलते थे। कुतिया छाप, मार्किन और शर्ट के कपड़े, साबुन, कॉपी, सब मैंने देखा हुआ, याद है मुझे। साबुन, खाने का तेल, चीनी, ये सब कुछ मिलता था। हाँ। फिर 72 के जब चकबंदी शुरू हुई, तो चकबंदी का एक हिंदी में शब्द है हदबंदी।
यानी हद एक हद के बाद हाँ बांध देना है। पर हदबंदी को मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं उसमें हाई स्कूल 9th में था। लोग कहते थे हकबंदी अब होगी, यानी इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने लैंड जमींदारी ख़त्म किया। जवाहरलाल नेहरू 1960 में लैंड सीलिंग एक्ट लाए, इंदिरा गांधी ने 72 में लैंड सीलिंग एक्ट लाई और ज़मीन बांट रही हैं गरीबों में, दलितों में खास तौर से। अब हदबंदी होगी, यानी जिसके जो ज़मीन पर खेती करता है उसे ही ज़मीन मिलेगी। फिर शेड्यूल कास्ट की दलितों को स्कॉलरशिप, उसमें हरिजन शब्द का इस्तेमाल करते थे, स्कॉलरशिप वगैरह। और IIT और मेडिकल कॉलेजेस में इंदिरा गांधी के सख्त आदेश से थे कि SC ST की सीटें खाली नहीं जानी चाहिए। आपने एक चिट्ठी भी मुझे दिया था इंदिरा गांधी। हाँ, इंदिरा गांधी ने चिट्ठी लिखा, हाँ लिखा था ऑल चीफ मिनिस्टर्स, हाँ सारे चीफ मिनिस्टर को कि SC ST का कोटा भरा जाए, स्पेशल सेल बनाया जाए, मॉनिटर किया जाए। हाँ, उसी समय दलित लोग पोस्ट ऑफिस में जाने लगे, रेलवे में जाने लगे। तो 4 गांव के बीच एक गांव में एक दलित जो है सफ़ेद शर्ट पहन के आता था, तो चर्चा का विषय हो जाता था। हीरो बना हुआ है। हाँ, हीरो बना हुआ है। फिर स्कॉलरशिप आने लगी टाइम से, तो चेक से पैसा मिलना शुरू हो गया। तो कुल मिला के दलित सरकारी दामाद हैं, यह एक चित्र समाज में प्रस्तुत हुआ, तमिलनाडु साउथ से लेके पंजाब तक। मैं एक पर्सनल घटना बताता हूँ। मेरे ब्रदर 69 में सब इंस्पेक्टर बने थे डायरेक्ट। 1 साल ट्रेनिंग में गया होगा, 70 1 साल ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है 71। 74 में उनको स्टेशन इंचार्ज यानी SHO बना दिया गया। उसमें थानाध्यक्ष बोलते थे यूपी में। क्यों बना दिया गया? तो हमारे ब्रदर बताते थे कि इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री बहुगुणा थे, हेमवती नंदन बहुगुणा, बहुत अच्छे इंसान थे। तो उन्होंने कहा कि 10% थानों पर शेड्यूल कास्ट के लोग इंचार्ज होंगे। तो उसमें एक ही IG थे, वो आजमगढ़ के थे, जो उनका पोता जो है अभी, या बेटा जो है बड़ा माफिया टाइप का है, जो लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, डम्पी। अच्छा, हाँ। तो उसमें एक IG हुआ करता था एक स्टेट में, 2 DIG। तो IG साहब ने कहा मुख्यमंत्री जी को, बहुगुणा जी को, कि साहब 10% तो शेड्यूल कास्ट के लोग दरोगा ही नहीं हैं, तो इंचार्ज कैसे बनाए हम? कम से कम 5 साल की सर्विस चाहिए इंचार्ज बनने के लिए। तो बहुगुणा जी ने कहा IG साहब से, शेड्यूल कास्ट की जब तक का कोटा जब तक पूरा नहीं हो जाता है 20%, तब तक 30% पोजीशन सब इंस्पेक्टर्स की शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होनी चाहिए। तो पूरे समाज में इस तरह का एक माहौल बन गया कि ये इंदिरा गांधी की सरकार तो दलितों के लिए ही दलित के लिए खाली काम कर रही है। हाँ, वो लोग कहावतें करते थे। तो हमारे स्कूल में हमारे सीनियर थे, मतलब 6 साल सीनियर होंगे, हम 6 में थे, वो 12 में। अरे इंदिरा गांधी के पास नाक नगी होती तो वो महिला खाती सुअर की तरह से। इतनी घृणा की बातें। अगर उसके पास बेटी होती इंदिरा गांधी के पास तो चमार से शादी कर देती। इस तरह का माहौल बन गया था। उसी में जयप्रकाश नारायण का उदय हुआ। जो लोग भी अन्ना हजारे के आंदोलन को जानते हैं तो बस वह इतना समझ लें कि अन्ना हजारे का 100% बड़ा रूप जेपी के आंदोलन का था। उसने कहा कि जैसा आप बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को रीइंस्टेट किया। उन्होंने कहा आर्मी को कि इनका आदेश मत पालन करो। तो इंडियन रिपब्लिक के खिलाफ विद्रोह था, तब इमरजेंसी लागू होनी पड़ी। अब जो आपकी जो व्यूअरशिप है उसमें ऊपरी माला खाली ज्यादा है लोगों का। तो ये बातें तो दलित इंटेलेक्चुअल्स को, जो दलित मिशनरीज थे, उनको समझाना चाहिए ना। एक बात इसको समराइज कर लें कि इमरजेंसी के पहले, लगाने के पहले जो अफर्मेटिव एक्शन सब हुए, जैसे बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, लैंड सीलिंग एक्ट हुआ, ये तमाम हुए, तो जो दलितों को ये जमीन बटी हाँ, बैंक आया, दलितों को किताबें, नौकरियां मिलना शुरू हुई। हाँ, वजीफा समय से मिलता था, नौकरियां मिलना शुरू, रेलवे में और पोस्ट ऑफिस में जो नौकरियां मिली वो दिखाई पड़नी शुरू हो गई थी। और जो तो इससे बहुत लोग नाराज थे।
इस बहुत भयंकर नाराजगी की। अच्छा, भयंकर। अरे इसका अर्थ तो समझिए, इसके पास बेटी होती तो चमार से शादी कर देती है, सब कुछ हरिजनों को दे रही है। तो इस माहौल में जयप्रकाश खान ने ये आंदोलन, उसी में जो है बिहार के अहिर लोग भी कूद गए, और जो है यूपी के भी अहिर लोग कूद गए, क्योंकि ये लोग भी दलित दामाद से ईर्ष्या करते थे। बिहार का एक दूसरा समाज का नेता थे, वो भी साहब उसी में शामिल हो गए। तो इस तरह से इंदिरा गांधी के पास कोई रास्ता नहीं था कि इंडियन रिपब्लिक को बचाना है, तो 1000, 10,000, 50,000 लोगों को जेल में ठूसना होगा। और आज देखिए, आप अगर जिन लोगों को जेल में डाला है, उन लोगों को तो जेल में ही मरना चाहिए था, इतने एंटी सोशल एलिमेंट्स थे। ये तो बात है। और वही आजकल कह रहे हैं, सुना है कि इमरजेंसी में के दौरान आरएसएस के लोग इंदिरा गांधी को बढ़िया बढ़िया चिट्ठी लिखते थे, माफी भी मांगते थे। वो तो अलग बात है। हमसे कई लोगों ने कहा, चंद्रभान जी आप ये क्यों नहीं सोचते कि राइटर्स, जो लेखक थे, अपने मन की आर्टिकल नहीं लिख पाते थे। मैंने कहा दलित बहुत अपने मन की आर्टिकल लिख पाते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में। आज मीडिया का क्या हाल है? जो इंडियन एक्सप्रेस, गोहन का जो इतना उस समय लिख रहा था, मुझे आज कहाँ नहीं लिख रहा, आज भी तो वही हालात है। आज कौन सा अरे इंडियन एक्सप्रेस ने, जो वहाँ का जो वकील है बहुत बड़ा, जाट मलानी करके कुछ है, जेठ मलानी है, अब नहीं है, अब वो बदमा मर गया। अरे बाप रे, बहुत लेट मरा। वह रोज 5 प्रश्न इंडियन एक्सप्रेस में पूछता था राजीव गांधी से। किस बात? डेली, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब। आज 5 प्रश्न पूछे ना इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस तो आजकल कुछ नहीं पूछता है। हाँ, तो ये जो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अरे अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हो ना, चंद्रभान प्रसाद का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ था? कितने दलित राइटर, कोई बता दे इतिहास खोल करके कि कोई भी दलित इंटेलेक्चुअल 1975 में नव भारत टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिट पेज पर छपता रहा हो? आज ही बहुत कम है, रेयरली है। जो हम लोग छपना शुरू हुए थे, तब फिर चला गया पीछे। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दलितों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आज कहाँ है? पहले तो खैर एकदम ही नहीं था। तो ये जो इंदिरा गांधी के खिलाफ जो नफरत इतनी फैलाई गई थी कि इनको जेल में डालकर कूटना बहुत जरूरी था, कुटाई नहीं हुई। पहली बार अंबेडकर का स्टेट असर्ट किया, जो स्टेट सोशलिज्म की जो बात कर रहे थे, वो सोशलिज्म पे नहीं, स्टेट, संविधान, नियम कानून। अरे अरे चंद्रभान जी जा रहे हैं, भाई साइकिल अपना इधर कर लो, इधर जेल जाना पड़ेगा। और जो हमने देखा दलित नोट पावर पर जो अपने एल्डरली दलितों का इंटरव्यू किया कि इमरजेंसी के बारे में क्या ख्याल है इंदिरा गांधी, अरे साहब पूछिए मत। हाँ, एक तो है कोई मारता वारता नहीं था, क्या क्या बहुत डर थी समाज में। हाँ, इनका राज आगे। अरे हमारे एक रिलेटिव हैं, वो बता रहे थे, हम समझते हैं कि 10-8 साल पहले की बात होगी। तो मैंने पूछा इमरजेंसी के बारे में कोई कहानी बताई जौनपुर के, तो बोले कि मेरे पिताजी मूछ रखना शुरू कर दिए, तलवार वाली। हाँ, तो खबर किसी दलित ने जाकर वहाँ पर लीक कर दिया। तो बाबू साहब बुलवाए उनको। हाँ भाई, क्या सुन रहे हैं, देख रहे हैं तुम मूछ रखने जा रहे हो। अरे शौक है साहब, जिस दिन इमरजेंसी खत्म हुई तो पहला काम करूंगा, तुम्हारी मूछ मुड़ाऊंगा। तो जिस दिन इमरजेंसी खत्म होने घोषणा तुरंत तो भागे बनारस, ट्रेन पकड़ करके अपने रिश्तेदार में बॉम्बे चले गए। तो दलितों को लगता था उनका राज आ गया है। क्या क्या इमरजेंसी के दौरान करीब कितना 2 साल 1.5 साल के उसी के बीच पहली खेप दलित इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की निकली इमरजेंसी के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम था, लॉन्च किया था। उसमें बहुत सारी चीजें थी, सब नियम कानून से होना चाहिए। लेकिन IIT कानपुर का हमें कम से कम याद है, रिमाइंडर आता था। मेरे एक रिश्तेदार जो है तोहफापुर के थे, उनका सप्लीमेंट्री आया था इंटरमीडिएट में, तब भी उनको 3 महीने वेट किया IIT कानपुर ने, और उनको एडमिशन दिया। उन्हीं के बगल का एक गांव, पटवत के पास का एक गांव, एक दलित थे, उनका भी सप्लीमेंट्री आया तो उनको एडमिशन दिया।
रिमाइंडर आता था कि SC/ST बच्चों को आप अप्लाई करो, अभी इतनी सीटें खाली हैं, इतनी सीटें खाली हैं। अब पता नहीं, अब तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, खत्म हो रहा है सब। अभी कल मैं देख रहा था कोई कहीं सोशल मीडिया में कि यूपी में 5,000 स्कूल बंद होने जा रहे हैं। बहुत सारे तो हो भी गए, हो भी गए बहुत। तो हम जो आप पिछली बार हम कह रहे थे दलित अफसरों के बच्चे अफसर नहीं बन पा रहे हैं, तो लगता है दलित मास्टर के बच्चे भी दलित मास्टर नहीं बन पाएंगे। मुश्किल लग रहा है। और बोल रहे हैं कि नहीं सब बीजेपी कांग्रेस एक ही है, दोनों बदमाश हैं, हम सब सांप नाथ नागनाथ हैं। तो ये दुश्मन यानी विरोधी पक्ष RSS तो चाहता है कि ये ऐसे करते रहे दोनों। इमरजेंसी के पहले वाली जो स्थिति है, जमींदारी उन्मूलन के पहले वाली स्थिति, वही लागू हो जाए, दलित वहां पीछे चले जाएं। दलित समाज क्या कर रहा है? रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, खाली राजनीति, मतलब सरकार बनाने के चक्कर में। अब दलित समाज शिक्षा, रोजगार, फ्रीशिप, स्कॉलरशिप कुछ नहीं। दलित समाज बोले तो दलित समाज का पॉलिटिशियन, MLA MP, जहाँ MLA MP नहीं है तो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज, जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है तो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब जो है किसी के एजेंडे में प्राइमरी स्कूलों को बंद नहीं किया जाना चाहिए, मैंडेटरी। हमें तो लोग बेवकूफ समझते हैं कि स्कॉलरशिप फ्रीशिप, अरे प्रसाद जी क्या छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, सरकारी बना देंगे। हाँ, हमें हुक्मरान बनाना है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद के दलित नाम आप ढूंढ लीजिएगा, बाबा साहब अम्बेडकर से कई कदम आगे थे सोच में। अम्बेडकर क्या दिलाए? वजीफा दिलाए, फ्रीशिप दिलाए, सरकारी नौकरी दिलाए, अगले शासन दिलाया क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने? इनको अब रगड़ना है। किसको रगड़ना है? जो 3 ताग जनेऊ पहनते हैं उनको रगड़ना है, ये हमारा काम है। अम्बेडकर क्या स्कॉलरशिप, क्या प्रसाद जी आप लगे स्कॉलरशिप? शासन तो बाबा साहब नहीं दिलवा पाए, नहीं दिलवा पाए, और शासन इसलिए वो फेल हो गए, बाकी लोग पास हो गए। चलिए, बहुत शानदार बातचीत। इमरजेंसी की असली वजह थे सरकारी दामाद। दलितों को कहा जाता था सरकारी दामाद, और इंदिरा गांधी थी दलितों की अम्मा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, ध्यान से सुनिए और शेयर कीजिए। असली इतिहास लोगों को बताइए कि सब नागनाथ सांपनाथ सारे मनुवादी है, तो आपके पास अपना कुछ भी नहीं, जो भी था वो सब जा रहा है। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि जब हम अम्बेडकर या अम्बेडकरवाद कहते हैं तो कौन से वैसे फंडामेंटल्स हैं जिसको हम आइडेंटिफाई करें रिपीटेडली। मैं जानता हूँ कि रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन इट इज़ नेसेसरी रिपीटेशन। बाबा साहब ने जब ज्ञापन दिया था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से 1942 में, उसमें नौकरी के लिए उन्होंने कहा था कि ये जीवन मरण का प्रश्न है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। और ये था हमारा इमरजेंसी और दलित। जय इंदिरा गांधी। जय इंदिरा, जय भीम।